हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय शिक्षा पर गांधी जी के दर्शन शास्त्र के प्रभाव की चर्चा करें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और इससे पहले एक चीज यहाँ पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन को हर मतलब इसकी वर्डिंग चेंज करके किस तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण की पाठ्यक्रम विधियों तथा अन्य शिक्षा सामग्रियों पर चर्चा करें। फिर आगे क्या पूछ रखा है, गांधी जी के शैक्षिक उद्देश्यों में व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का सम्मिश्रण, उसके बारे में बताइए। या फिर सिंपल ये पूछ लिया कि गांधी जी की शिक्षा योजना की विशेषताओं की चर्चा करें। नेक्स्ट दे रखा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से समझकर जाना इसलिए जरूरी है, यहाँ पर बताने का पर्पज एक है कि आपने मतलब स्टार्टिंग का एक फर्स्ट क्वेश्चन उठाया और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर तैयार कर लिया, बट एग्जामिनर ने उसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वर्डिंग बनाकर पूछ लिया। कॉन्सेप्ट वही थी तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है ये खुद से भी ट्राई करें, और अगर आपके पास कोई इस तरीके का मटेरियल अवेलेबल है तो उसमें जरूर चेक करें कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। फिर है गांधी जी का शिक्षा दर्शन अपनी स्थापना में प्राकृतिक, अपने लक्ष्य में आदर्शवादी तथा अपने कार्य में के ढंगों एवं कार्यक्रम में व्यवहारिक है, इस पर चर्चा करें। लास्ट दे रखा है कि शिक्षा के गांधीवादी दर्शन का एक अनुमान लगाएं, बताएं कि यह भारत में वर्तमान शिक्षा संकट में कितना प्रासंगिक है, मतलब कि कितना यूजफुल है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो लगभग सभी को पता है कि गांधी जी कैसी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर बल देते थे, कैसी शिक्षा प्रणाली वो चाहते थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप इसकी इंट्रो दोगे तो यहाँ पर तो जैसे इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर रखा है कि गांधी जी के शब्दों में शिक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है, बट ये लाइन लिखने से पहले आप इंट्रो में दे सकते हो कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, गांधी जी इस पर अपने क्या विचार रखते हैं, और वो है बाल केंद्रित शिक्षा। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं, उस वाले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना रिपीटिंग है, वही सेम क्वेश्चन ही है, बस वर्डिंग चेंज कर रखी है। बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के योगदान पर संक्षिप्त नोट करें। 19, 20, 21 और 22, 23 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन है, जस्ट एक वर्डिंग को ध्यान दें कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि चाइल्ड, सबसे पहले आप इंट्रो दोगे तो आप उसमें बताओगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, यह बताते हुए कि गांधी जी बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते थे। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में यहाँ पर तो लिख रखा है कि ये बता रखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्राचीन शिक्षक केंद्रित शिक्षा और उसके पश्चात विषय केंद्रित शिक्षा के विरुद्ध विद्रोह का सहज विकास प्रदर्शन करने की इच्छुक है। देखिए इसको एक सिंपल लाइन में अगर हम इस लाइन को क्लियर करें, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें कि बच्चों को सेंटर में रखा जाता है, केंद्र में रखा जाता है। मतलब एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी बच्चे को आप गाइडलाइन दोगे, जो भी उसको टीच किया जाएगा, उसमें सेंटर में कौन होगा, उसमें बालक क्या होगा, सेंटर में होगा। और सबसे बड़ी बात यह, सेंटर में रखते हुए बालक की क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पर्सपेक्टिव है जिस पर ध्यान दिया जाएगा। उसमें बालक की रुचि हो गई, उसकी क्षमता होगी, उसकी आवश्यकताएं होगी, वो सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है, जैसा कि इस पैराग्राफ में भी दे रखा है। और इसके साथ ये बताया कि बच्चे का, अगर आप बच्चे को सेंटर में रखकर एजुकेशन देते हो तो उसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चे का जो है कि मार्गदर्शक भी होगा, और सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक विकास जो नेचुरल उसका डेवलपमेंट है वो भी होगा। फिर इन्होंने बता रखा है कि यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, मैं जस्ट अपनी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बात इन्होंने बता रखी है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, किसने इस पर मतलब जोर दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, कौन कौन से शिक्षा शास्त्रियों ने ये कहा है। इसमें रूसो, टैगोर, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी और मॉन्टेस्री जैसे जो महान फिलोसफी के दार्शनिक थे, जो भी थे, इन्होंने कौन सी शिक्षा पर बल दिया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया।
अगर हम बात करें इसी को, ये तो मान लो आपने 5-6 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन दे दिया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, गांधी जी भी इस पर जोर देते थे। फिर अगर बात करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की, आप 5 से 6 लाइन में फीचर्स भी बता सकते हो। फीचर्स में आप क्या लिख सकते हो कि बाल केंद्रित शिक्षा वही चीजें कि बच्चा उसमें सेंटर में है, बच्चे की सामाजिक मानसिक जो भी चीजें जिससे उस पर इफेक्ट करती हैं, उसकी रुचि, उसकी गतिविधियां, उसकी समझने की शक्ति, ये सारी चीजें इसमें ध्यान में रखी जाती है। और इसी तरीके से जैसे कि खेल, कला या फिर कोई भी उसकी अलग से कोई परियोजना है जो उसको शिक्षा का हिस्सा बनाया जा सकता है। बच्चों को स्वतंत्रता का और आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि पहले आपने देखा होगा कि पहले जो एजुकेशन थी वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं थी, वो टीचर सेंटर्ड थी। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, कौन कौन से दार्शनिकों ने उसके बारे में जोर दिया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। फिर उसके फीचर्स आप लिख सकते हो 5 से 6 लाइन में। और रटने की बजाय, पहले तो रटने के ऊपर जोर दिया जाता था, परंतु चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है कि रटने की बजाय सीखने पर जोर दिया जाता है। ये भी देखा जाता है कि मानसिक रूप से बालक कितना सक्षम है किसी शिक्षण सामग्री को ग्रहण करने में, कौन सा मेथड उसके लिए अप्लाई किया जाएगा, कौन से मेथड से बच्चे को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आ गई हमारी फीचर में, किसके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। अब अगर हम बात करते हैं, बात वही आ गई कि थोड़ा सा अगर 2-3 लाइनों में आप लिखना चाहो तो इसके लाभ क्या है, तो लाभ भी वही चीज सेम आ जाएगी कि बच्चे को समस्या समाधान के लिए, सोचने विचारने के लिए उसकी क्षमता विकसित करने पर हम जोर देते हैं। और शिक्षा उबाऊ ना होकर, क्योंकि अब मान लो आप क्लास में बैठे हो और टीचर ही लगातार बोल रहा है तो क्या होगा, आपको थोड़ी देर के बाद आप उबने लग जाओगे। और अगर टीचर आपसे इंटरेक्शन करते हुए, बीच में क्वेश्चन पूछते हुए, टीचिंग के मेथड चेंज करते हुए अगर वो टीच करता है तो क्लास इंटरेस्टिंग भी होगी और बच्चे बिल्कुल रुचि लेकर कक्षा में अपना अध्यापक उनको पढ़ाना चाहता है वो पढ़ने में रुचि लेंगे। ये हो गया आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर। तो इसी तरीके से गांधी जी ने भी इसी चीज पे जोर दे रखा है। अब ये वाली जो चीजें हैं यही सेम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। ये हमने इंट्रो किया कि गांधी जी किस तरीके की शिक्षा चाहते थे, वो बाल केंद्रित शिक्षा चाहते थे। उससे पहले आपने बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है। आइए नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं। एक बार हमारा क्वेश्चन था कि गांधी जी के दर्शन शास्त्र के प्रभाव की चर्चा करें। तो गांधी जी का कहने का तात्पर्य ये था कि बच्चे में जितनी भी उसकी इंटरनल जो उसकी पोटेंशियल है उनको हमें क्या करना है, निखारना है। ये कहने का मतलब ये है। तो गांधी जी की शिक्षा से संबंधित धारणा में क्या क्या शामिल है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बताया गया कि शिक्षा क्या है, विकास है, एजुकेशन इज डेवलपमेंट। देखिए शिक्षा विकास है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे का एक संतुलित विकास शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे फिर उसका फिजिकल विकास हो, सामाजिक हो, किसी भी परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, बच्चे का बौद्धिक विकास हो, किसी भी तरीके से वो सभी शिक्षा के माध्यम से ही सभी पक्षों का क्या है, संतुलित विकास हो सकता है। ये गांधी जी का मानना था अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है, नेक्स्ट है कि शिक्षा केवल साक्षरता नहीं है। बिल्कुल अगर हम ये मान लें कि शिक्षा का मतलब ये है कि सिर्फ एजुकेशन है, जी नहीं। गांधी जी ने भी यही बोला कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न ही आरंभ है। ये लाइन आप बिल्कुल हाईलाइट करके लिख कर आ सकते हो। यह केवल मात्र साधन है जिसके द्वारा स्त्री हो या पुरुष हो कि उनको क्या किया जाता है, उनको साक्षर किया जाता है। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो कि बच्चे के संपूर्ण शक्तियों का विकास करती है। बात अब जैसे हमने पहले वाला पॉइंट किया कि शिक्षा विकास करती है, तो वो उसकी एक लाइन इसमें भी आप ऐड कर सकते हो कि बिल्कुल ये सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को साक्षर कर रहे हो और वही शिक्षा है, ऑल ओवर आपका डेवलपमेंट ही शिक्षा है। फिर आगे बात की गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन बाय गांधी जी। सबसे पहले इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है कि इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है और अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें व्यावसायिक उद्देश्य। गांधी जी क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि बच्चा शिक्षा तो प्राप्त करे ही, साथ में वो इतना भी सक्षम हो जाए कि अपनी जो उसकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति वो स्वयं आत्मनिर्भर करके कर सके और वो समाज पर बोझ ना हो। कहने का मतलब है कि वो चाहते थे कि बच्चा कमाते हुए सीखे और सीखते हुए कमाए। ये व्यवसाय की बात होगी, कुछ ना कुछ वैसा वर्क करे जिससे कि साथ में वो कुछ कमा भी सकता है। फिर बात करते हैं कि सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम्स क्या थे।
गांधी जी क्या चाहते थे कि शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य है साहित्यिक पक्ष की भांति महत्वपूर्ण है। मैं शिक्षा में सांस्कृतिक पक्ष के उसके साहित्यिक पक्ष की भांति महत्वपूर्ण समझता हूँ कि बात वही होगी कि मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप होनी चाहिए। जो हमारा कल्चर है, आप शिक्षा इस तरीके से इस तरीके से उसका पाठ्यक्रम जो भी है वो इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें हमारी संस्कृति की छाप होनी चाहिए। फिर नैतिक और चारित्रिक विकास की बात कर रहे हैं, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा धैर्य, मनोबल, मानव सेवा, आत्म नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण करना, सामाजिक मूल्यों का विकास हो उसमें, ये सारी चीजें एजुकेशन में होनी चाहिए, जिस एजुकेशन के तहत हम बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं कि परफेक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, पूर्ण विकास, बिल्कुल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करें। यहाँ तक आपने देखा होगा कि बिल्कुल आसान से इसमें बातें कही गई हैं। पहले वोकेशनल एम की बात की गई है, फिर कहते हैं कि कल्चरल एम कैसे हैं, फिर उसका मोरल की बात करते हैं, फिर परफेक्ट डेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें कुछ एग्जाम्पलों को आप अपनी तरफ से ऐड करके अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो भी आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप हाईलाइट करके लिख सकते हो। अगर हम आगे बात करें तो इसमें श्रम का गौरव, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है एजुकेशन के बारे में कि सभी मनुष्य विशेषतः विद्यार्थी को शारीरिक कार्य करें। गांधी जी ऐसा चाहते थे कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को श्रम और मेहनत का आदर करना भी सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। आपको जो आप कार्य करते हो, ठीक है, तो उसकी भी आपको आप में एक ये फीलिंग हो कि ये कोई मतलब गलत काम नहीं है, तो आप वो कार्य कुछ जो शारीरिक कार्य है विद्यार्थी रहते हुए आप कर सकते हो। फिर ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, उनका विश्वास था कि गांधी जी का कि लोकतंत्र के लिए हमें अच्छे नेताओं की आवश्यकता है। हाँ जी बिल्कुल, तो इस बारे में जो हमारे बच्चों को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। और फिर कहते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, इंडिविजुअल और सोशल एम्स। गांधी जी ने ये बताया था कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो पर्सनल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और सामाजिक, ठीक है, दोनों तरीके से निश्चित किए जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हो, आप एक व्यक्ति के तौर पर व्यक्तिगत रूप से आप में क्या निखार आता है, आपने कौन से मूल्य सीखे, आपको समाज में रहना है, समाज के साथ चलना है, समाज के बिना मनुष्य को कोई महत्व नहीं है। तो इन सभी गुणों का विकास भी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है करने का होना चाहिए एक बालक में। फिर कहते हैं कि मुक्ति का उद्देश्य है, लिबरेशन एम। गांधी जी कहते हैं कि विद्या सच्ची वही विद्या सच्ची है जो मुक्ति देती है। इसका क्या मतलब है कि मुक्ति शब्द के दो अर्थ हैं, गांधी जी ने दिया है कि पहले अर्थ में मुक्ति का अर्थ है कि वर्तमान जीवन में जो भी हमारी आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक स्वतंत्रता से हमें मुक्ति मिल जाए, कि किसी भी तरीके से आप इन चीजों में के बंधन में ना हो, कि मानसिक रूप से आप परेशान हैं, राजनीतिक रूप से आपको कुछ दिक्कत आ रही है या आर्थिक रूप से आप आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। तो इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी, बालक के ऊपर ध्यान देना होगा। फिर दूसरे अर्थों में मुक्ति का उन्होंने एक अर्थ बताया कि आत्मा के सांसारिक बंधनों से छुटकारा, मीन्स कि मानव में उत्तम और आत्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा। कुल मिलाकर एक ही बात कही गई है कि अगर आप जो कुछ ऐसी पुरानी धारणाएं हैं अगर आप उनको फॉलो करते हो शिक्षित होने के बाद भी, और जो आपकी तरक्की है या जो आपकी उन्नति है, जो आपका डेवलपमेंट, अगर वो उसमें बाधा बनती है तो ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का उद्देश्य आपका मुक्ति को होना चाहिए। फिर बात करते हैं शिक्षा का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या है। इसमें हमें ये बताया गया है कि सर्वोच्च उद्देश्य है कि सत्य या ईश्वर की प्राप्ति। उनका कहना था कि सभी उद्देश्य इसके अधीन है। मतलब अब तक हमने जितने भी उद्देश्यों की बात की है, चाहे श्रम का हो, नेतृत्व की बात की हो, व्यक्तिगत या फिर सामाजिक उद्देश्य की बात की है, या फिर मुक्ति की बात की है, तो वो सब इसके अंडर में आने चाहिए। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मिक विकास है, जिसका अर्थ है कि आत्म प्राप्ति, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा नैतिक आचरण समाज के अनुकूल हो, हम समाज के अनुसार चलें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, नैतिक मूल्य जो है वो डेवलप करें, और एक जो वास्तविकता की प्राप्ति का जो मार्गदर्शन है वो बच्चों को मतलब विकसित होना चाहिए। फिर कहते हैं कि गांधी जी का जो पाठ्यक्रम है वो मतलब क्या कहना चाह रहे थे गांधी जी की जो करिकुलम है वो किस तरीके का होना चाहिए।
तो करिकुलम में सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रो में यही बता सकते हो कि करिकुलम भी इसी तरीके का हो जिसमें बच्चे का सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए आप पाठ्यक्रम का निर्माण करें। ऐसा पाठ्यक्रम बनना चाहिए जो कि उसका संतुलित और सर्वांगीण बच्चे का विकास करे। लोकतंत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो बेसिक शिक्षा योजना में शिल्प को शामिल करके, जैसे गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना दी थी तो उन्होंने शिल्प को शामिल किया था कि शिल्प कि बच्चा पढ़ते हुए कमाए या कमाते हुए पढ़े, इस तरीके से। तो पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है ये एक बार हम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल है बेसिक क्राफ्ट ऑफ लोकेलिटी। अब गांधी जी का कहना था कि कट्टरता से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो शिक्षा है शिल्प केंद्रित शिक्षा की उत्तमता के ऊपर उन्होंने जोर दिया। उनका कहना था कि अब शिल्प केंद्रित जो शिक्षा वो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। क्यों का मतलब तो हमें मिल ही गया कि बच्चे का सर्वोत्तम विकास होगा। और क्या क्या शामिल होना चाहिए, कौन कौन से शिल्प का प्रयोग करने का सुझाव गांधी जी ने दिया था। इसमें सबसे पहले दे रखा है कि कृषि से रिलेटेड कार्य बच्चा कर सकता है। काटना, बुनना, सीना परोना, दरिया बनाना, लकड़ी का कार्य कर सकता है। धातु का कार्य, गत्ते का कार्य, बागवानी या कढ़ाई का कार्य, ये बच्चा पढ़ाई के करते हुए साथ में ये वाले कार्य सीख सकता है, जिससे कुछ उसका आर्थिक उसकी मदद हो सकती है। और उसके बाद बात की है कि ये कहते हैं कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा। बिल्कुल गांधी जी का मानना ये था कि बच्चे को जो आप शिक्षण देने जा रहे हो उसका माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। मीन्स कि आपकी जो मातृभाषा है आप उसमें बेटर अपनी प्रोग्रेस कर पाओगे। और मातृभाषा को विषयों की शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। फिर अंगणित एवं गणित, अर्थशास्त्र एवं गणित विषय के द्वारा शिक्षार्थियों की बौद्धिक योग्यताएं प्रफुल्लित होती हैं। उन्हें प्राथमिक शिल्प के द्वारा हम जीवन की सत्यता और परिस्थितियों के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बच्चे को घरेलू कार्य या फिर आपसी लेन देन या गणित में जो प्रमुख भूमिका निभाना आना चाहिए। सभी वैज्ञानिक अनुसंधान, कोई रिसर्च है, कोई इनोवेशन है, वो गणित पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में इन विषयों का होना आवश्यक है कि अंगणित का और गणित का ज्ञान बच्चे को दिया जाए, अर्थमेटिक का और मैथमेटिक्स का। फिर बात करते हैं जनरल साइंस। गांधी जी का मानना था कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसमें जनरल साइंस को भी ऐड किया जाना चाहिए। विज्ञान के ज्ञान और जानकारी के कारण ही आज हमारा जो उन्नति और तरक्की जो विकास हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कही थी। और इससे नैतिकता और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में रखना चाहिए, तभी मनुष्य या फिर मानवता का कल्याण हो सकता है। अब साधारण विज्ञान में कौन कौन से विषय शामिल होने चाहिए इसके ऊपर उन्होंने बताया था कि प्राकृतिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन, फिजिकल, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन साइंस, और जीव विज्ञान या नक्षत्र विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी या फिर होम साइंस, ये हमारे साधारण विज्ञान, इस तरीके के विषय बच्चे के पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। और एक गृह विज्ञान की शिक्षा लड़कियों के पाठ्यक्रम में गांधी जी ने विशेष रूप से कहा था कि जरूर से जरूर शामिल की जानी चाहिए। एक बात और गांधी जी ने रखी थी कि सामाजिक अध्ययन का, ये करिकुलम की बात कर रहे हैं कि करिकुलम में क्या कुछ होना चाहिए। अभी तक हमने बात की है कि कृषि को इसमें शामिल कर सकते हैं, फिर मातृभाषा, फिर गणित की बात की है, फिर जनरल साइंस की बात हो रही है। अब कहते हैं कि सोशल स्टडीज भी छात्र की शिक्षा में शामिल पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से विषय हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें पहले है, इसमें हिस्ट्री की बात की है, इतिहास होना चाहिए, और फिर बात की है कि भूविज्ञान या फिर नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इन सभी विषयों की समूची शिक्षा से सामाजिक अध्ययन विषय की संरचना बनना चाहिए कि जो सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है उसमें ये सारे विषय सम्मिलित होने चाहिए, जो कि हमारी एजुकेशन में है भी। फिर वो बात करते हैं कि चित्रकारी, संगीत, ड्राइंग, इन सब की शिक्षा भी बालक को दी जानी चाहिए। जैसे कि बात की है कि चित्रकला हमारी कला को सुंदर बनाती है। और यहाँ पर बताया है कि ये ऐसे विषय है कि सभी लड़के और लड़कियों के पाठ्यक्रम में अवश्य ही शामिल किए जाने चाहिए। और करने का पर्पज क्या बताया है कि यह विषय, ये तो इन्होंने बोल दिया कि सभी लड़के और लड़कियों के पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। यह विषय प्राकृतिक अध्ययन में या फिर कलात्मक विचारों या चित्र सहित नमूनों द्वारा कोरिलेशन स्थापित करने में सहायक होते हैं। शिक्षार्थियों की रुचि बढ़ती है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के बनते हैं।
और इन विषयों का पाठ्यक्रम का अटूट अंग होना चाहिए। मीन्स ये तो ऐड होने ही चाहिए, जिसमें म्यूजिक हो गया, ड्राइंग हो गई या फिर पेंटिंग। एक बात और इन्होंने कही है कि अगर हम इसकी बात करें कि पाठ्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए, उस पर गांधी जी ने कहा है कि हिंदुस्तानी भाषा को पाठ्यक्रम की अनिवार्य भाषा बनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय भाषा की उन्नति हो सकेगी, राष्ट्रीय एकता में भी तभी योगदान दे पाएंगे। बिल्कुल, अपनी जो हिंदुस्तानी भाषा है उसको हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें, ऐसा गांधी जी का ये मानना था। बेसिक शिक्षा जो उसकी उन्होंने दी थी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर जो बात की थी। अब गांधी जी ने बात किया कि टीचिंग, जब आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हो तो उसमें टीचिंग के मेथड्स क्या होने चाहिए, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एक टीचर को, एक अध्यापक को प्रयोग करनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि शिक्षण विद्या बच्चे के ज्ञान को वितरित करने का साधन है। मीन्स हम बच्चे को किस तरीके से टीच करेंगे। अब अगर अंतिम उद्देश्य नहीं है, साधन है, अंतिम उद्देश्य नहीं कहने का मतलब है, परंतु इसके बिना वितरित ज्ञान उद्देश्य रहित, व्यर्थ और अर्थ रहित होगा। बिल्कुल, आप बच्चे को कुछ पढ़ाना चाह रहे हो, किस मेथड से पढ़ा रहे हो, आपने जो मेथड यूज किया उससे बच्चे को समझ भी आना चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप बच्चे को फिर क्या ज्ञान दे रहे हो, वो तो व्यर्थ है, उसका तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब शिक्षण विधियों का समर्थन करते हुए गांधी जी ने बताया कि शिल्प एक विधि द्वारा शिक्षा, एजुकेशनल थ्रो क्राफ्ट एज मेथड। गांधी जी चाहते थे कि शिल्प या उत्पादक के माध्यम से प्रदान की जाए। उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा का उत्पादक पक्ष बच्चे के जीवन एवं समाज में सुयोग्य समायोजन के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब है कि कुछ एक विषयों को कुछ शिल्प द्वारा पढ़ाए जाने चाहिए। शिल्प को मन बहलाने, कमाई, चरित्र निर्माण का साधन मानते हैं। ठीक है, मतलब जीविका कमाने का साधन बच्चों को मतलब ऐसा एक साधन मिल जाए जिससे कि जो अपना स्कूल की शिक्षा है और समाज में समायोजन करने योग्य बच्चा बन जाए। फिर कहते हैं कि सह संबंध विधि, को रिलेशन मेथड। गांधी जी कहते हैं कि सभी विषय एक शिल्प द्वारा पढ़ाए जाने चाहिए, उनमें एक कोरिलेशन होना चाहिए। जैसे कि इससे यूनिट, सब यूनिट या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसका अर्थ है कि सभी विषयों को स्थानीय या फिर मतलब जोड़कर पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे को एक संपूर्ण रूप में जो भी आप शिक्षित करना चाहते हो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरण या जीवन की परिस्थितियों के साथ वो सामंजस्य उसमें कर पाए। फिर बताया कि क्रियाशीलता और वह कार्य करके सीखने की विधि। बिल्कुल, क्रिया अधिगम की आत्मा है, यह विद्यार्थियों को आत्मज्ञान और आत्म अनुभव प्रदान करती है। बिल्कुल, कार्य करते हुए कुछ सीखना अधिगम को सर्वोत्तम बनाता है। बिल्कुल, अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके सीख रहे हो, कोई एक्टिविटी के माध्यम से अगर बच्चा सीखता है तो उसका रिजल्ट ज़्यादा होता है, अधिगम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। और हम जब कार्य करते हैं तो सीखते हैं। और इसके विपरीत भी सही है कि क्रियाशीलता के बिना अधिगम उद्देश्य रहित होगा। बिल्कुल, एक्टिविटी बच्चा नहीं कर रहा है और बच्चा सिर्फ पैसिव होकर सुन रहा है, निष्क्रिय होकर कुछ चीज़ सुन रहा है, तो उसका रिजल्ट बच्चे पर इतना नहीं मिलेगा जितना बच्चे को करिकुलम टीचिंग के मेथड में उसको एक्टिव बच्चा रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो आगे बात कर लेते हैं। इतना मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि गांधी जी चाहते क्या थे। मेथड की बात करें, उन्होंने शिल्प मेथड की बात की है, या फिर उन्होंने बोला है कि कोरिलेशन के द्वारा पढ़ाई सभी सब्जेक्ट्स को रिलेटेड करते हुए, या फिर कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग बोल रहे हैं, या फिर आगे मेथड बोल रहे हैं कि लेक्चर मेथड से बोल रहे हैं, क्वेश्चनिंग मेथड से, क्रिटिसिज्म मेथड से। गांधी जी ने कहा कि बच्चों में जो सूझबूझ का विकास करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए जिससे स्वस्थ आलोचना भी हो। मतलब एक क्रिटिसिज्म, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों बातें उसमें आएंगी, क्या सही है क्या गलत है। और लेक्चर मेथड से भी पढ़ाना चाहिए, इसके साथ ही क्वेश्चनिंग करते रहना चाहिए बच्चे से। क्वेश्चनिंग मेथड से भी आप बच्चे को टीच कर सकते हो। तो बच्चे के जो बौद्धिक व्यक्तित्व का विकास इन सब मेथड से हो सकता है, ऐसा गांधी जी का मानना है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, यह हमने अभी पहले भी पढ़ा है। बिल्कुल, शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे को ज्ञान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और ये एक मतलब बेटर स्टेप है कि बच्चा जो उसकी मदर टंग है उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा और शीघ्र उसको याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बात की है कि जाकिर हुसैन जो समिति थी, उन्होंने क्या किया, गांधी जी की इस बात का समर्थन किया कि
अधिगम सहयोगी क्रिया, योजना, शुद्धता, उपक्रम, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर बल देना चाहिए। बिल्कुल कि कोई एक्टिविटी करवाए, कोई प्लानिंग हो, ठीक है, कोई एक्यूरेसी हो, उसमें कोई पर्सनल लाइबिलिटी हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो जैसे कि आपने अभी मातृभाषा की बात की, कोई मेथड कौन सा तरीके का यूज़ किया, कोरिलेटेड जो अपने सब्जेक्ट्स में मतलब बनाया कोरिलेशन, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास में सहायक हो सकती है। जाकिर हुसैन सुमिति ने भी इस बारे में कहा है, इसको आप हाईलाइट करते हुए बता सकते हो। अब लास्ट हमारा रहता है कि गांधी जी ने दो चीज़ें और बताई हैं। एक बताया कि गांधी जी व अनुशासन, गांधी जी ने बताया कि अनुशासन बच्चे के जीवन में कितना जरूरी है और इसका क्या इफेक्ट रहता है। पहले बताया कि अनुशासन में स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम इन डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन। गांधी जी कहते हैं कि अनुशासन में स्वतंत्रता का समर्थन किया है कि अनुशासन में स्वाभाविक वृद्धि, विकास, प्रगति और शामिल होता है। मीन्स अनुशासन में स्वतंत्रता बच्चे को अपने विचार बिना किसी संकोच व बाधा के प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए कि उसमें फ्रीडम भी है और बच्चा अपने विचारों को भली भांति प्रकट भी कर सके बिना किसी बाधा के। फिर कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सबसे उत्तम है अनुशासन है सेल्फ डिसिप्लिन। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को आत्म मूल्यांकन के योग्य बनाता है, बच्चे के अंदर उत्पन्न होता है, यह बच्चे को निडर बनाता है, उत्तरदायी बनाता है या फिर सहयोगी और चुस्त बनाता है। बिल्कुल, अहिंसा इसकी उपयोगिता, प्रामाणिकता और व्यापकता को मजबूत करती है। बिल्कुल, अहिंसा के बारे में यहाँ पर बोलने का तात्पर्य है कि आप खुद से सेल्फ डिसिप्लिन रहे कि मुझे किस तरीके से लाइफ जीनी है और मुझे निडर रहना है, मेरी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पर मुझे सहयोग करना है, कितना चुस्त रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ डिसिप्लिन में आती है। और सामाजिक अनुशासन, सोशल डिसिप्लिन, बिल्कुल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज के बिना व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही उसे आगे बढ़ते रहने के लिए आपसी मेलजोल के द्वारा काम करना चाहिए। उसके लिए सामाजिक जो अनुशासन है उसकी जरूरत है। अब जैसे उन्होंने बताया कि छुआछूत या फिर अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में सहायता मिलती है। जब आपको पता है कि आपका समाज के बगैर आपका जो आपका समाजीकरण है वो नहीं हो सकता, और विद्यार्थी को एक लोकतांत्रिक देश में आदर्श नागरिक बनाने के लिए तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं या इस तरीके की जो पुरानी कुरीतियां उनको समाप्त करने में सहायक होता है सामाजिक अनुशासन, और इससे विश्व समाज में विचार जन्म लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि वर्ल्ड सोसाइटी या फिर आप किसी इंडिविजुअल किस सोसाइटी में आप रहते हो तो उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी का ये तो हर एक जगह जो आपका सोशल डिसिप्लिन है वो लागू होता है। जब तक बच्चे में ये फीलिंग नहीं होगी कि मैं भी एक सामाजिक प्राणी और समाज के अनुकूल ही मुझे अपना व्यवहार करना है, तो तब तक सामाजिक जो डिसिप्लिन है वो तो बच्चे में आ नहीं सकता है। फिर बात की है गांधी जी ने कि जो शिक्षा की भूमिका क्या है, शिक्षक की भूमिका। अब इसमें यहाँ अगर हम नहीं भी पढ़े तो भी आप अपने शब्दों में लिख कर आ सकते हैं कि जो योग्य शिक्षक हैं पहले तो उनको महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरी बात कही है कि शिक्षक को पूर्ण रूप से समर्पित रहना है अपने कार्य के लिए। शिक्षक को जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो दी जानी चाहिए विषय के बारे में। उत्साहपूर्ण शिक्षा, कहने का मतलब है कि शिक्षक भी अप टू डेट हो अपने शिक्षक सामग्री के बारे में, अपने विषय के बारे में, उसमें देशभक्ति, चरित्रवान या फिर दृष्टिकोण के अनुसार योग्य देशवासी होना चाहिए जो बच्चे का शिक्षक है। और शिक्षक की भूमिका केवल पढ़ने और लिखने या अंकगणित या मूल्यांकन के बारे में ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि बच्चों को साधारण जानकारी जैसे कि समर्पण हो गया, श्रद्धा हो गया, सहयोग हो गया, मानवता, परमात्मा की सेवा, मतलब जो लाइफ के जो अन्य मूल्य हैं उनको भी पालन करने की, ग्रहण करने की प्रेरणा देने का कार्य किसका होना चाहिए? शिक्षक का। और शिक्षक को मुख्य रूप से कौन कौन सी भूमिकाएं निभानी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के बारे में उसको पूर्ण समझ हो, ज्ञान हो, बच्चों में जीवन के सद्गुण जैसे कि सत्य बोलना, ईमानदारी, अगर अध्यापक सत्य बोलता है, खुद ईमानदार है, सोशल इंटरेक्शन करता है, शांति मेलजोल से रहता है, तो बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। फिर ज्ञान बांटना, बिल्कुल ये प्रथम कर्तव्य है टीचर का कि उनके पास जो भी ज्ञान है उसको वो बांटे। फिर देशभक्ति, राष्ट्रवाद या फिर अंतर्राष्ट्रीय या मानवता की भावना उत्पन्न करनी है बच्चों में। बच्चों का मार्गदर्शन करना है, नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना है। तो इस तरीके से गांधी जी के अनुसार
जो शिक्षा है, शिक्षक है बच्चों के लिए क्या है, एक मार्गदर्शक है, एक दार्शनिक है, एक निर्देशक है, सहायक है और शुभचिंतक है। तो जो हर कदम पर उनकी सहायता कर सकता है। तो इस तरीके से आप लास्ट में अपने पैराग्राफ को समअप करते हुए फिर कंक्लूजन जरूर देंगे कि बेसिक शिक्षा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, गांधी जी ने कौन सी विधियां बताई हैं और कौन से उन्होंने व्यवसाय बताए हैं जिसके माध्यम से, और शिक्षक की क्या भूमिका है एक बच्चे को चरित्रवान बनाने में, बच्चे को शिक्षित करने में, राष्ट्र भावना का विकास करने में, ईमानदार मनुष्य एक बच्चे को बनाने में, सामाजिक प्राणी बनाने में। इस तरीके से आपने जो भी लिखा है उसके बारे में आप कम से कम 6-7 लाइन का कंक्लूजन जरूर लिख के आओगे। और ये तो सिर्फ एक मैंने ओवरव्यू देने का प्रयास किया है। बाकी आप मेन ये सिर्फ आप ये पॉइंट्स को समझे कि क्या इसका क्या मतलब है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्डिंग में भी इन क्वेश्चंस के इन मेन पॉइंट्स के आंसर बनाकर लिख कर आ सकते हो। 6 to 7 पेज का आपको एक आंसर जरूर लिखना है, 7 पेज मिनिमम आप लिख कर आएंगे, ठीक है। तो तब जाके कहीं आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हाईलाइट करते हुए कोई विशेष लाइन है, किसी ने कुछ बोला है, वो सारी चीज़ें बताते हुए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, 8वां पेपर। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटिंग है, हम उन्हीं को यहाँ पर आज अभी एक क्वेश्चन है जो शिक्षण की बुनियादी अवधारणा, शिक्षण प्रशिक्षण और अधिगम कौशल विश्वास, और उसके पश्चात है कि शिक्षा के विस्तार से व्याख्या कीजिए। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ रखा है। एक ही क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जामिनर वर्डिंग चेंज करके क्वेश्चन को पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण की अवधारणा क्या है। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो शिक्षा क्या है। शिक्षा तो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जिसके माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, कोई हमारा दृष्टिकोण का विकास होता है। और एजुकेशन क्या है कि वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर हम बात करें शिक्षा की ही, तो इसमें हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, या फिर पर्यावरण के माध्यम से। तो ये हो गई शिक्षा की बात। अभी हमें बात करनी है यहाँ पर शिक्षण की अवधारणा की, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के तहत क्या है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को व्यवस्थित रूप से, कहने का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करता है कि एक क्लासरूम है, उसमें टीचिंग हो रही है, एक शिक्षक है और वो अध्यापकों को कुछ टीच करना चाहता है, कुछ उनमें कुछ नॉलेज उनको प्रदान करना चाहता है, कोई नई बात उनको सिखाना चाहता है, कोई मूल्यों को उनमें डेवलप करना चाहता है। तो ये हमारी एक औपचारिक प्रोसेस होती है शिक्षण। टीचिंग क्या है, एक फॉर्मल प्रोसेस होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अध्यापक के मन में जो भी विचार है वो बच्चे को बताना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका शिक्षण की जो प्रोसेस है वो सफल समझी जाएगी अगर बच्चा उसको समझ लेता है। अब हम बात करते हैं कि अध्यापक जब शिक्षण का कार्य करता है तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद आप खुद से बनाकर भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस आप मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए। पहले मैंने बात की शिक्षा की, फिर हम बात करें कि शिक्षण की अवधारणा क्या है, क्यों होता है शिक्षण, कहाँ पर होता है, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। ऐसे नहीं है कि अनौपचारिक भी हो सकता है, बट अभी क्लासरूम टीचिंग की बात हो रही है तो हम फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है शिक्षा के जो अध्यापक के उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि अध्यापक बच्चों को क्या ज्ञान प्रदान करना चाहता है। वही अपनी बात की, नॉलेज देना चाहता है, इंफॉर्मेशन, कोई स्किल डेवलप करना चाह रहा है, कोई विचार उनको प्रस्तुत करना चाह रहा है, उनके बिहेवियर में चेंज चाहता है, न्यू एक्सपीरियंस चाहता है, या फिर बच्चों को हमें मोटिवेट करना है किसी क्षेत्र में। तो हम क्लासरूम टीचिंग के दौरान ये वाली प्रोसेस, ये वाले उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं, अभी मैंने बात की कि टीचिंग जो है फॉर्मल भी हो सकती है बट इनफॉर्मल भी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लासरूम में जाकर ही सीखते हो, आप अध्यापन कक्षा के बाहर भी हो सकता है। विद्यार्थी कहाँ सीख सकते हैं, क्लासरूम अध्यापक जहाँ पर टीचर बैठते हैं वहाँ जाकर कुछ आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। कैंटीन में, खेल के मैदान में भी अध्यापक से आप कुछ शिक्षण ग्रहण कर सकते हो। तो एक रूप से अनौपचारिक रूप से भी हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अगर हम बात करें, जो अध्यापन है वो दूसरों को शिक्षा प्रदान करने की कला है, और आप कुछ ना कुछ फॉर्मल तरीके से बच्चों को प्रदान करते हो, टीच करने की कोशिश करते हो। और यहाँ पर बात करते हैं कि अगर शिक्षण
की धारणा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा की जो प्रक्रिया उसमें मतलब इसको बाइपोलर भी बोलते हैं, ट्राइपोलर भी बोलते हैं। बाइपोलर में तो देखो आपका क्या आएगा, हमारा अध्यापक और छात्र आ जाएगा। अगर ट्राइपोलर की बात करें, ठीक है, ऐसे त्रिभुज के रूप में इसको हम बताते हैं कि यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर स्टूडेंट है और ये हमारा करिकुलम है। तो अगर इसकी बात करें तो भी ये तीनों समान रूप से महत्व रखते हैं। किसी एक के ना होने से हमारी जो टीचिंग की प्रोसेस है वो पूरी नहीं होगी, चाहे उसमें अगर टीचर ना हो या स्टूडेंट ना हो, या फिर मान लो टीचर और स्टूडेंट है तो बीच में क्या है जो कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या है, वो किसी माध्यम से उनको पढ़ा रहे हैं, कोई शिक्षण की विधियां हैं, कोई फॉर्मूलाज हैं, कोई विषय वस्तु उनके पास है जो वो बच्चे को टीच करना चाहते हैं। तो मतलब अगर इसको प्रूफ करने की बात की तो जब त्रिभुज के ट्राइंगल के जो तीनों कोण है वो मतलब उनकी वैल्यू कैसी होती है, उनको अगर बात करें तो वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी इनको ट्राइपोलर के रूप में और बाइपोलर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरीके से आप डायग्राम पेपर में बनाकर दिखा सकते हो और जो कि इफेक्टिव भी लगता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि प्रशिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। अभी हमने बात की थी, सबसे ऊपर हमने बात क्या की है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की। देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर बात करें टीचिंग की, टीचिंग को भी और ट्रेनिंग को, दोनों को ना सेम समझ लेते हैं, जबकि इनमें बहुत अंतर है। जो प्रशिक्षण है वो टीचिंग का एक भाग है, ना कि वो टीचिंग ही है। सो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। टीचिंग, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रशिक्षण की, प्रशिक्षण में क्या बताएंगे आप प्रशिक्षण में होता क्या है कि आप ट्रेनिंग लेते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ वर्क करते हैं जिससे आप में उसमें एक विशेष मतलब कार्य करने की आप में एक स्किल, कोई योग्यता डेवलप हो जाती है। अब ये देखो प्रशिक्षण क्या है, संपूर्ण शिक्षा का एक भाग है। इसका अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में आपने निपुणता प्राप्त कर ली। यहाँ पर देखिए बहुत सी चीज़ें घुमा फिरा कर दोबारा बताई जा रही हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल के रूप में कैसे दे सकते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है एक पायलट का, तो वो क्या करता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रशिक्षण कार का भी लेते हो, स्कूटर चलाने का भी लेते हो, ठीक है। तो इन सभी परिस्थितियों में कोई निर्देशन सदैव प्रशिक्षण देने के लिए रखा जाता है कि आपको कोई डायरेक्शन दी जाती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखो। अब देखिए पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप, जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन हम यहाँ से, मैंने सीधा बुक से उठा रखा है इस टॉपिक को, तो आप एज इट इज़ लिख के आओ। तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए अपनी कॉन्सेप्ट की, मैं कितना कुछ लिख के आऊँगा। 8 पेज का आपके क्वेश्चन लिखना है, 16 नंबर का, तो किस तरीके से आप वहाँ पर लिखेंगे, ये आप यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल को हाईलाइट नहीं कर रखा है, तो आप अपने पेपर में एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करके लिख के आ सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ ये इसकी फीचर्स की बात करें, जो हमने ऊपर बताया वही इसकी फीचर्स हैं। फीचर्स में देखो क्या बता रखा है, फीचर में सबसे पहली बात बता रखी है कि ये औपचारिक होता है, बिल्कुल होता है, और इसके कुछ नियम होते हैं जो आपको मानने पड़ते हैं। एक एक्टिव प्रोसेस है ये, और इसके पीछे मतलब पर्पज क्या है कि योग्य व्यक्ति मनुष्य के व्यवहार को परिवर्तित करने का एक प्रयत्न करता है। प्रशिक्षण में क्या होता है कि जैसे आप जैसे डॉक्टर होते हैं, वो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान होते हैं, तो उनके ऊपर एक मेन डॉक्टर होता है, वो उनको फिर किस तरीके से गाइड करता है और वो प्रैक्टिकली वर्क करके किस प्रकार से सीखते हैं। तो यही सारी चीज़ें बता रखी हैं। और इसके बाद एक बात बता रखी है कि विद्यार्थियों के लिए मतलब सख्त नियमों को लागू करता है, बिल्कुल नियमों के अंदर रहकर ही आप अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हो। और सबसे बड़ी बात इसे बता रही है कि इसे प्रदान करने के लिए योग्य और निपुण व्यक्तियों को ही तैयार किया जाता है। बिल्कुल आपको विशेष कोई आप में स्किल डेवलप होगी, कोई एक्टिविटी आप कर सीखते हो, कोई काम आप सीखते हो, तो वो एक विशेष उसमें आपकी योग्यता बन जाती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग क्या है। लर्निंग शिक्षा में जो अधिगम है एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर इन्होंने बताया कि समस्या है। अधिगम का मतलब क्या होता है कि आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हो और सिखाने से उसके व्यवहार में अगर चेंज आ जाता है तो वो समझो कि लर्निंग आपकी सक्सेसफुल हो गई है। अब विद्यार्थियों में जब यह परिवर्तन आ जाते हैं तो हमने क्या कहा कि विद्यार्थी ने सीख लिया, आपने लर्निंग जो प्रोसेस की थी वो सक्सेसफुल हो गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और सोचने वाली है कि
हम यह बात करते हैं कि ऐतिहासिक जो अधिगम मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है। देखिए साइकोलॉजी का तो अगर इसमें बात करें थोड़ा सा हम साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं कि पहले साइकोलॉजी कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं थी, वो उसको एजुकेशन का ही पार्ट माना जाता था। बट आज के टाइम में क्या है, बिल्कुल साइकोलॉजी एक अलग मतलब डिफरेंट जो है सब्जेक्ट के रूप में अपना रूप है वो ले चुका है। तो यहाँ पर अधिगम के यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि लर्निंग के कैसे कैसे मतलब अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब लर्निंग में यहाँ पर बताया कि लर्निंग क्या क्या हो सकती है। किसी नए ज्ञान कौशल या फिर व्यवहार प्राप्ति की प्रोसेस कह रहे हैं आप। लर्निंग आप कर सकते हो कि आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप बढ़िया नहीं थे, कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप पैनिक हो जाते थे, बट आपने यहाँ पर सीख लिया कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करोगे, आपका व्यवहार कैसे होगा उस टाइम। ठीक है, कोई कोई आपके सामने कोई सिचुएशन है, उसके उसके ऊपर आप रिएक्ट कैसे करोगे। और या फिर परिवर्तनशील वातावरण के अनुसार आप स्वयं को योग्य बनाना, चेंज वातावरण में जैसे जैसे हो रहा है आप अपने आप को कैसे उसके अकॉर्डिंग ढाल रहे हो, किस तरीके से अपने आप को चेंज करके आप साथ चलने की कोशिश करते हो। या फिर आप कोई एक्सपीरियंस या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहारिक आप में परिवर्तन आता है। कुल मिलाकर वही सेम बात कही गई है कि आप प्रैक्टिकली किसी वर्क को सीखते हो। सीखने के पीछे क्या है कि आपकी योग्यता विकसित करना किसी विशेष काम में, ताकि आप उसको करने में सफलता आपको मिल जाए। अब बात कर रहे हैं कि ये हो गई हमारी लर्निंग की बात हो गई है। देखिए लर्निंग की सबसे बड़ी बात यह है कि आप सामने वाले के बिहेवियर में कोई उसको शायद आप टीचिंग से, ठीक है, तो कोई मतलब ट्रेनिंग देकर उसके बिहेवियर में चेंज करना हमारा पर्पज होता है। और इसीलिए लर्निंग की प्रोसेस की जाती है। अगर आपने कुछ सीखा और सीखने मतलब आपको कुछ सिखाया, अगर सीखने के पश्चात आप में कुछ चेंज नहीं हुआ तो फिर मतलब लर्निंग सक्सेसफुल नहीं हुई है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। हम बात करते हैं आगे कौशल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल। कौशल क्या, आप किसी कार्य को अच्छी तरह से करने में मतलब सक्षम होते हैं, वो आपका कौशल कहा जाता है। जैसे कौशल क्या है, कोई नई तरीका सीखने की कला, या फिर आप में कोई लीडरशिप की क्वालिटी है, वो आपकी स्किल हो गई कि आप ये हो गया। आप जैसे कोई अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसमें आपका कोई स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। अब अगर हम बात करें, एक सेकंड में देख लो वीडियो चल भी रही है, नहीं चल रही है। हम बात कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, कौशल की अवधारणा की। कौशल आप क्या कर सकते हो, अब जैसे कि कॉग्निटिव स्किल हो सकती हैं आपकी, सोशल स्किल हो सकती हैं, क्रिएटिव स्किल हो सकती है कोई, और या फिर आपकी कोई टेक्निकल कोई स्किल हो सकती है आपकी, जिसको आप आगे तो इस तरीके से आप अपनी स्किल को मतलब डेवलपमेंट करने की जो एक प्रोसेस है वो शिक्षण प्रक्रिया या फिर शिक्षण की जो अवधारणा है उसके माध्यम से आप क्या क्या सीखने की कोशिश करते हो। अगर इसकी बात करें कि कौशल जो है इसकी फीचर क्या है। देखिए इसकी फीचर ये है कि सबसे बड़ी बात इसमें क्वेश्चन में ये बताया गया कि आप अभ्यास से और अनुभव से आप में कोई स्किल डेवलप होती है। ठीक है, आप कोई प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप कोई एक्सपीरियंस करोगे जिससे आप में ये वाली स्किल डेवलप होती है। अब जैसे अगर क्रिएटिव स्किल की बात करें कि आपको पेंटिंग बनाने में आपकी एक महारत आपको हासिल है, या फिर म्यूज़िक में, इस तरीके से आप कोई ना कोई जो स्किल है उसको आपकी स्किल को निखारने का प्रयास किया जाता है। या फिर आप मतलब अगर किसी व्यवसाय के फील्ड में बात करें या फिर पर्सनली बात करें, आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं।
और इसमें एक चीज़ और बता रखी है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में बताया है कि यदि कोई व्यक्ति या चिकित्सक या इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे व्यवहारिक अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसे भी क्रिकेट खेलना ही पड़ता है, और अभ्यास के द्वारा अनुभव करके वो अपने खेल में सुधार उसको करना पड़ता है। बात वहीं पे आ गई घूम फिर के कि आप कोई अपनी स्किल डेवलप करते हो तभी आप उस कार्य को आगे कंटिन्यू कर पाते हो। तो इस तरीके से जैसे इन्होंने एग्जाम्पल पैराग्राफ में ही दे रखा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा मतलब अलग से शो नहीं कर रखा है। ये इस तरीके का एग्जाम्पल आप अपने पेपर में बिल्कुल हाईलाइट करके लिख कर आ सकते हो, किसके अकॉर्डिंग, स्किल डेवलपमेंट के अंडर में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ। देखिए बिलीफ कितने प्रकार के होते हैं, कितनी चीज़ों में आप विश्वास करते हैं। बिलीफ तो देखो ऐसी प्रोसेस है कि मानव की क्षमता से परे है। एक ऐसी धारणा है कि कल्पित सत्य है। मतलब यहाँ पर अगर इसको मैं ऑल ओवर बताना चाहूँ तो ये एक व्यक्ति को सत्य या फिर वास्तविक है, जो रियल के रूप में स्वीकार होती है, भले ही उसके पीछे कोई प्रमाण है या नहीं है, आपने बस मान लिया। अब जैसे ये हो गया कि अगर हम बात करें जैसे इसकी डेमोक्रेसी की, ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है कि हमारा मतलब बहुत से क्या मतलब पूरी दुनिया का ही मानना होगा कि डेमोक्रेसी एक अच्छी सिस्टम प्रणाली है। तो ये एक बिलीफ है ना, हम सभी ने मान लिया कि ये डेमोक्रेसी का मतलब ऐसी प्रणाली है जो कि किसी देश का शासन चलाने के लिए उसमें लागू होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम हो। या फिर बिलीफ इस तरीके से भी हो सकता है कि मैं बोल दूं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है, ये हमारा बिलीफ है। या फिर मैं बोल दूं कि कड़ी मेहनत से हमें सफलता मिलती है, कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। तो ये सारे इस तरीके के आपके कोई बिलीफ बने हुए होते हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि आप कुछ ऐसे विश्वास होते हैं, जो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो आपके ज्ञान के आधार पर बदल जाते हैं। और बिलीफ आपके सामाजिक रूप में हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप में हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी बात करें कि इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये भी देख लेते हैं कि जैसे चेचक का जो रोग था, पहले लोग क्या कहते थे कि चेचक के रोग को देवी का जो है प्रकोप समझते थे। परंतु देखो ये जब साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया, उन्होंने क्या बताया कि चेचक के वायरस की खोज की, और जिससे कि पहले जो मिथ था ना कि देवी चेचक की देवी का प्रकोप है, वो बिल्कुल उसको उन्होंने साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, असत्य प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारे बिलीफ बनते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू कर देते हैं। अब बिलीफ जो है इसकी फीचर्स देख लेते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है। यहाँ पर बात कर रखी है कि इनकी जो फीचर्स हैं कि बिलीफ में सबसे बड़ी बात बोल रखी है, या तो इसमें ये नहीं है कि आप उसमें आपने कोई चीज़ पे अगर बिलीव कर लिया तो उसमें प्रमाण नहीं मांगते आप, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप बिना प्रमाण के मान लेते हो, अच्छा ये बात इस तरीके से है, हाँ तो ये ऐसे ही होगी, और हमारा उसमें एक विश्वास बन जाता है। और फिर अगर बात करें कि जो ये धारणा है व्यक्तिगत या मुख्य रूप से व्यक्तिपरक भावनाओं या अपेक्षाओं का मिश्रण है। बिल्कुल धारणाओं को सत्यापित किया जा सकता है या फिर सत्यापन से भी परे है। वही बात हमने अभी की कि जो भी आपकी बिलीफ के ऊपर जो आपकी धारणा बनी हुई है, जरूरी नहीं है कि आप उसको वेरीफाई कर पाएँ, वो वेरीफाई भी नहीं हो सकती, उसको सत्यापित भी नहीं किया जा सकता, आपको प्रमाण की कई बार आवश्यकता नहीं होती और आप मान लेते हो। और इसमें ये एक चीज़ और बताई गई है कि जब आप किसी चीज़ पे जैसे बिलीव करते हो तो आपने ये नहीं देखा होगा कि बस आप करना शुरू कर देते हो। कई बार हमारे माइंड में ना क्वेश्चन भी नहीं आता कि ऐसा क्यों है, बस हम उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके के जो बिलीफ है वो हमारी सोच को, हमारे बिहेवियर को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। मतलब हमारा जो नज़रिया होता है किसी काम को करने का, जो तरीका होता है, जो सोच होती है, वो बदल जाती है और हम इस बिलीफ के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो
लास्ट पॉइंट रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसको हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, देखिए ये वाला पॉइंट वैसे सबसे पहले आना चाहिए था कि आप जब शिक्षण की बात बता रहे हो, शिक्षण की अवधारणा बता रहे हो, तो उसमें क्या क्या आता है। उसमें आपने बताया कि उसमें स्किल आती है, उसमें ट्रेनिंग आती है, उसमें लर्निंग आती है, ठीक है, उसमें बिलीफ आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आते हैं। तो उससे पहले आप बताओगे कि उसमें शिक्षा की जो अवधारणा है वो क्या है। देखिए शिक्षा क्या है, हमें एक ऐसी प्रोसेस है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करती है, पूर्ण विकास करती है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूलन स्थापित करके आगे चलने के लिए प्रेरित करती है हमें। और अगर शिक्षा की बात करें तो इसके विषय में कई धारणाएं प्रचलित है, जैसे शिक्षा मानव का विकास करती है, बिल्कुल करती है। और यह इसका एक उद्देश्य होता है, हाँ बिल्कुल, शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, इसीलिए शिक्षा कार्य मतलब शुरू किया जाता है। और एक प्रशिक्षण का कार्य है, यह बिल्कुल वृद्धि और विकास का है, व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। यदि शिक्षा केवल सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर स्थानांतरित करती है तो वह केवल भूतकाल की पुनरावृत्ति है। मान लो कि बस उसमें कोई चेंज नहीं किया, बस उसको एज इट इज़ आगे अगली पीढ़ी को सौंप दिया। शिक्षा केवल बच्चे की वृद्धि तथा विकास करती है तो वह समाज की विरासत की अपेक्षा करती है। कहने का मतलब है कि शिक्षा हमारा, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है। अब शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा कैसी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, फिर इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो और ये गैर औपचारिक भी हो सकती है, मतलब औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक रूपों में हो सकती है। औपचारिक ये है कि आप किसी कक्षा में जाकर स्पेशली आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। इनफॉर्मल आप कक्षा के बाहर प्राप्त कर रहे हो, या फिर आप समाज से किसी रूप में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, समुदाय में रहते हो, परिवार में रहते हो, आसपास के वातावरण से, मित्रों से कुछ आप सीख रहे हो, तो इनफॉर्मल में आ जाता है। और एजुकेशन जो कि है कि जिसमें सामाजिक विरासत को श्रेष्ठ और विवेकशील पुरुषों और स्त्रियों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। शिक्षा का जो पहले हमने इंट्रो दिया कि शिक्षा है क्या, मानव में किस तरीके से परिवर्तन करती है, आप उसके ऊपर लिखेंगे। और उसके बाद आता है मीनिंग बता रखा है कि एजुकेशन में शिक्षा का कार्य मात्र बच्चे के मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक भरा जाना था। देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है इस लाइन में, यहाँ पर बता रहे, आप ये देखिए, पहली शिक्षा का मैं आपको बोल दूं कि आप बताइए शिक्षा क्या है, तो देखिए मैं बोलूँ, आप एकदम से सोचोगे, फिर मैं बोल दूं कि प्राचीन शिक्षा और अभी की शिक्षा पद्धति बताइए, फिर आप एकदम से बताओगे कि पहले तो क्या था, जो एजुकेशन थी वो कैसी थी, टीचर सेंटर्ड थी। टीचर सेंटर्ड मीन्स कि टीचर बस बोलता था, बच्चे सुनते थे, जैसा वो बोलता था बच्चे उसी तरीके से कार्य, जो भी एक्टिविटी है, प्रोसेस को करते थे। कहने का मतलब है कि बच्चे को एक कोरी स्लेट माना जाता था और बस उसके मस्तिष्क में ज्ञान को ठूसा जाता था, उसको प्रैक्टिकली कुछ भी समझाने पे मतलब वो ऐसा ध्यान नहीं था, और मतलब उसको गौण समझा जाता था, निष्क्रिय समझा जाता था स्टूडेंट को। बट आज की टीचर आप जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, वो कैसी है, वो कैसी है, आज की जो हमारी टीचिंग है वो क्या, चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड है, बिल्कुल बच्चे की मेंटली, फिजिकली, सामाजिक हर एक प्रकार की स्थिति जो है बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करती है। और बच्चा, ये नहीं है कि बस बच्चे में कुछ ठूस देना है, बच्चे को प्रथम स्थान पर रखकर हम एजुकेशन प्रदान करते हैं। ये देखते हैं अब जैसे साइकोलॉजी की अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें यही तो बात है ना कि बच्चा ही हमारा प्राइमरी फैक्टर है। बच्चे को कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए और किस तरीके की उसको एजुकेशन चाहिए, इन्वायरमेंट हो गया उसका, तो मेंटल लेवल क्या है उसका, उसका इन्वायरमेंट, किस तरीके के इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे के ऊपर बिल्कुल मतलब एक प्रभाव डालती हैं, जो उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हैं। तो आज की एजुकेशन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे के ऊपर ध्यान रखकर, बच्चे की फीलिंग को समझकर, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी एजुकेशन की जो प्रोसेस है, अपनी जो टीचिंग की मेथड है, उनको बनाते हैं। तो
ये डिफरेंट हो गया। आप शिक्षा का जो अर्थ बता रहे हो तो प्राचीन शिक्षा और जो आप आज के टाइम की शिक्षा, आप ये बता सकते हो कि कितना अंतर आ गया है। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ये आपको एज इट इज़ करनी पड़ेंगी। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मविश्वासी और निष्काम बनाती है। उपनिषद में कहा गया शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। और श्री अरविंद घोष का विचार है कि शिक्षा मानव की आत्मा में से उत्तमता को बाहर निकालती है। और जाकिर हुसैन ने बताया है कि शिक्षा वह प्रायोगिक प्रक्रिया है जो मानव के मस्तिष्क को संपूर्ण विकास की ओर ले जाती है। यह क्रिया संपूर्ण आयु जारी रहती है। बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी लाइफ में सदा चलती रहती है। हम किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और लास्ट में आप कंक्लूजन बिल्कुल लिख कर आओगे। इसमें कंक्लूजन नहीं दे रखा है, तो आप शिक्षा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करोगे। कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि शिक्षा में प्राचीन समय से अब तक क्या फ़र्क आया है, पहले शिक्षा कैसी थी, अब शिक्षा कैसी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शिक्षा को प्रभावित करती हैं, और इस तरीके से आप बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सकते हो। तो कंक्लूजन भी आपको मस्ट लिख के आना है, 5 से 6 लाइन का तो ज़रूर लिख के आएँ। सो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।